सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और काफ़ी सारा वंश हमने पढ़ा भी। तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला था पाल वंश। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। फिर इसका बेटा धर्मपाल शासक बनता है और धर्मपाल के बारे में आपको एक ही लाइन याद रखना है कि इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, बस। फिर हमने प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा। तो इसको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है और नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का संस्थापक था। लेकिन वास्तविक संस्थापक का अगर हम लोग बात करें तो भोज या फिर मिहिर भोज था। राजधानी इसका कन्नौज में था। मिहिर भोज विष्णु भगवान को मानता था, यानी कि विष्णु का भक्त था, जिस कारण से आदि वराह की उपाधि धारण किया था। फिर बगदाद के एक निवासी थे अल मसूदी, जो भारत के गुजरात के क्षेत्र को भारत का जो गुजरात है उसकी यात्रा करने के लिए आते हैं और इसका जो भी विवरण है उससे हमें प्रतिहार शासकों के बारे में पता चलता है। फिर ये कृष्ण तीर्थ राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तीर्थ यहाँ पे आक्रमण कर देता है और प्रतिहार शासक को परास्त कर देता है। तो इस प्रकार से प्रतिहार वंश का सफाया हो जाता है। और फिर अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो दंतिदुर्ग ने किया था और मान्यखेत या फिर मालखंड को अपना राजधानी बनाया था। मान्यखेत या फिर मालखंड ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र का कोई जगह है, वहीं पे। गोविंद तीर्थ और अमोघ वर्ष इस वंश के प्रमुख शासक हैं राष्ट्रकूट वंश के। फिर इंद्र तृतीय आपको याद रखना है। इसने 915 AD में महिपाल को पराजित करके कन्नौज को जीता था। महिपाल कहाँ का शासक था? तो प्रतिहार वंश का। फिर कृष्ण तृतीय, इसने तंजौर के चोल शासक के विरुद्ध अभियान किया था। उसके बाद राष्ट्रकूट शासक, ये लोग ये जो शासक सब था राष्ट्रकूट शासक, ये धार्मिक रूप से काफ़ी उदार था और सहिष्णुता का गुण इसके अंदर था। फिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनाया था 9वीं सदी में, यह भी आपको याद रखना है। फिर कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष चलता है पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में लगभग 200 वर्षों तक। फिर हमने दक्षिण भारत के बारे में कुछ देखा। तमिल कवियों का संघ, कुल 3 संगम होता है आयोजन और तीनों का तीनों पांड्य राजाओं के ही संरक्षण में होता है, यह हमने पढ़ा था। तो कवियों का जो सम्मेलन हुआ वो कुल 3 सम्मेलन होता है और तीनों का जो शॉर्ट समरी है वो इस टेबल में है और यही टेबल आपको याद रखना है कि प्रथम सम्मेलन अगस्त ऋषि के इसका अध्यक्षता करते हैं अगस्त ऋषि, द्वितीय का भी अगस्त ऋषि और तीसरा का नक्कीरर। संरक्षक का हम लोग बात करें तो प्रथम सम्मेलन का जो संरक्षक थे और सारा का सारा तो पांड्य था। पांड्य शासकों के ही संरक्षण में सारा सम्मेलन सब हुआ था। तो पांड्य तीनों का। अगर स्थल का बात करें तो प्रथम सम्मेलन मदुरै, द्वितीय कपाटपुरम और तृतीय मदुरै। सदस्यों की संख्या की हम लोग बात करें तो प्रथम में 549, द्वितीय में 59 और तृतीय में 49, यानी कि 549 सबसे पहले, फिर 4 को हटा दीजिए तो 59 बचेगा और 5 में 1 माइनस कर दीजिए तो 49 बचेगा। तो ये सब कुछ ट्रिक के माध्यम से हमने याद भी किया था। फिर इस टेबल को भी हमने पढ़ा था महाकाव्य के बारे में, इसके रचनाकार के बारे में और विषय के बारे में।
इनसे संबंधित कुछ विषय। फिर इस टेबल को भी हमने याद किया था, एक बार आप वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरीके से, आपको याद हो जाएगा। फिर दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य था, इसमें हमने देखा था कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, उसमें पांड्य प्रदेश के लिए बताया है कि ये क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए ये आपको याद रखना है। अब आइए आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पांड्य राज्य या फिर पांड्य वंश। तो देखते हैं। तो पांड्य राज्य का क्षेत्र तमिलनाडु के आधुनिक तिनवेल्ली, फिर रामनाथपुरम और मदुरा जिला शामिल है। मदुरा या फिर मदुरै, और इसका जो राजधानी था वो मदुरै में ही था। पांड्य वंश का राजधानी मदुरा या फिर मदुरै। फिर पांड्य राज्य का जो उल्लेख है वो सबसे पहले मेगास्थनीज ने ही किया था और बताया था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। फिर इस वंश का जो राज के चिन्ह है वो कार्प है। कार्प एक प्रकार का मछली होता है। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन में या तो कार्प रहेगा या तो मछली भी रह सकता है, या तो कार्प या तो मछली। फिर पांड्य राज्य का प्रथम शासक नौडियोर प्रथम था और इसने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था। देखिए, ये सब फैक्चुअल चीज़ है और इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ ही मिलेगा जो आपको सीधा सीधी याद रखना है। फिर पांड्य शासकों में सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। तो नेडुजेलियन सबसे प्रतापी शासक था और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ये जो वंश है ना, पांड्य राज्य या फिर पांड्य वंश, इस कंप्लीट वंश का यही है नेडुजेलियन, जो इस वंश में कुछ पढ़ने लायक चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम लोग। तो नेडुजेलियन यहाँ पे ड होगा। नेडुजेलियन ने तलैया-लंगानम का युद्ध में उसने चोल को, चेर शासकों को और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया। तो देख सकते हैं इसका प्रतापी होने का पहला गुण। तो तलैया-लंगानम का युद्ध आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस शासक के बारे में आपको याद रखना है। फिर इसने चेर राजा सेई को भी पराजित किया और उसको बंदी गृह में रखा, यानी कि बंदी बनाकर रखा। फिर संगम ग्रंथों के अनुसार नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। फिर पांड्यों की जो राजधानी था मदुरै, नेडुजेलियन के काल में सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों का केंद्र था। नेडुजेलियन के पश्चात पांड्य राज का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया और एक अंतिम शासक बचता है जिसका नाम रहता है नल्लिवोकोडन। ये संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। यानी कि इस वंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है वो नेडुजेलियन से संबंधित फैक्ट्स ही है, यानी कि शासकों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है नेडुजेलियन। इसका मृत्यु हुआ तो उसके बाद ही ये वंश खत्म भी हो गया। तो यही सब फैक्ट्स आपको याद रखना है। सबसे पहला इसका राजधानी मदुरै। मेगास्थनीज ने चर्चा किया है, मेगास्थनीज ने अपनी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें बताया है कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसका राज्य के चिन्ह कार्प था। शासकों में नौडियोर सबसे पहला शासक था, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था। सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था, इसने तलैया-लंगानम का युद्ध लड़ा और इसमें चोल शासकों को, चेर शासकों को और 5 सामंतों के समूह को पराजित कर दिया। फिर ये आपका इम्पोर्टेंट है कि अगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। उसके बाद ये नल्लिवोकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। तो ये हमारा पांड्य राज्य यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है चोल राज्य या फिर
चोल वंश। तो चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कोरोमंडल कहलाता था। चोल मंडलम या फिर कोरोमंडल, यह पेन्नार और वेलार नदियों के बीच में स्थित था। चोलों का जो राजधानी था, राजधानी नहीं, राज के चिन्ह था चोल शासकों का, वो बाघ था। और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बाघ। तो ये आपको याद रखना है कि इस शासकों का जो राज के चिन्ह था वो बाघ था। इसके पहले हमने जो पढ़ा पांड्य राज्य, वो मछली था, कार्प या फिर मछली, और चोल राज्य का बाघ। तो आपको याद रखना है ये फैक्ट्स। फिर संगम साहित्य से चोलों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र ओरेयूर था, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ये ओरेयूर था इसका राजनीतिक सत्ता का केंद्र। देखिए राजधानी, हाँ राजधानी भी बोल सकते हैं ओरेयूर, चोलों की राजधानी ओरेयूर। हालांकि इसका राजधानी और आपको मिलेगा तंजौर भी था, लेकिन अभी देखिए चोल राज्य का फिर से उदय हुआ था एक बार, तो हम लोग पढ़ेंगे के बारे में। अभी आप याद रखिए कि शुरुआत में इसका जो राजधानी था वो ओरेयूर ही था, फिर बाद में तंजौर हुआ। किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, बात का टॉपिक है। तो ये सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। फिर ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक वहाँ पर शासन किया। तो समझ सकते हैं हम कि चोल राज्य मतलब एक शक्तिशाली वंश था बोल सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका पर आक्रमण भी कर रहा है, उसको जीत भी ले रहा है, और वहाँ पे 50 साल तक शासन किया, यानी कि ये 50 वर्ष तक चोलों के अधीन ही था। और फिर जब हम लोग फिर से पढ़ेंगे चोल राज्य का और एक बार उदय होता है, तो वहाँ पे राजेंद्र चोल है, राजा राज प्रथम है, वो सब काफ़ी प्रतापी शासक रहते हैं, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो एलारा के बारे में देख लीजिए। फिर संगमकालीन चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। करिकाल, अब करिकाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि करिकाल ने पोहार नगर की स्थापना किया था। और कावेरी नदी के किनारे, ये नदी याद रखना है, कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था, ये भी याद रखना है, 160 किलोमीटर लंबा बांध। और पोहार का जो निर्माण है, ये पोहार नगर की जो स्थापना करवाया था ना, पोहार नगर, तो पोहार का निर्माण 12,000 गुलामों से करवाया गया था। और ये जो गुलाम सब था ये श्रीलंका से ही बंदी बनाकर लाया गया था। और पोहार की पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है। तो जो कावेरीपट्टनम है वही था पोहार, और इसी की स्थापना किया था करिकाल ने। फिर चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़ों का व्यापार था। उनके पास कुशल नौसेना भी था। नौसेना अगर नहीं रहता तो श्रीलंका में आक्रमण फिर कैसे करता, तो श्रीलंका को जीता था ना, तो यानी कि मजबूत नौसेना था, इसीलिए जीता था। फिर करिकाल को अनेक अभियानों से जोड़ा जाता है। पटपाट, ये नाम थोड़ा सा अल्टर है, पटपाट की एक कविता है, उसमें इसका युद्ध के बारे में और स्वयं को राजा घोषित करने की गाथा कही गई है। तो ये कुछ करिकाल के बारे में जीवन गाथा बताया गया है इसमें, तो पढ़ लीजिएगा। तो ये था चोल राज्य के बारे में। अभी चोलों का फिर से उदय होगा, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, तो ये सबसे पहले इसका राज्य की चिन्ह बाघ था, इम्पोर्टेंट है। सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो मेन राजनीतिक सत्ता था या फिर राजधानी था वो ओरेयूर था। फिर एलारा नामक चोल राजा श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लेता है और
इस कदर जीतता है श्रीलंका को कि 50 साल तक आज़ाद नहीं हो पाता है, यानी 50 वर्षों तक वहीं पे ये शासन करता है। फिर एक और प्रतापी शासक आए जिसका नाम था करिकाल। ये सबसे पहले पुहार नगर की स्थापना किया, और स्थापना किया किस प्रकार से किया, तो श्रीलंका से ही मजदूर ले आया यहाँ पे काम करवाने के लिए। फिर 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था, और यही पुहार का पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है। बस यही सब फैक्ट्स है। और यहाँ पे ये वाला आपकी इम्पोर्टेंट है करिकाल के बारे में कि बेन्नी की लड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। बेन्नी की लड़ाई में पांड्य, चेर और अन्य शासकों के एक गठबंधन को पराजित किया। किसने किया, तो करिकाल ने किया। और चेर शासक ने इस युद्ध में पराजित होने के बाद आत्महत्या कर ली, उसको बुरा लगा इसीलिए। और ईसा की 4वीं सदी से 9वीं सदी तक दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही। यानी कि अब चोल वंश इसके बाद करिकाल के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, और बाद में फिर से इसकी सत्ता स्थापित हो जाती है। तो ये बात का टॉपिक है। अभी फ़िलहाल चोल वंश को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला वंश देखते हैं चेर राज्य, चेर वंश। फिर चोल वंश के बारे में फिर से पढ़ना है हमें। तो चेर या फिर केरल पुत्र के नाम से विख्यात यह राज्य आधुनिक कोंकण, मालाबार के तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर एवं कोच्चि तक विस्तृत था। अगर इतना आपको समझ में नहीं आया तो सीधा सीधे समझ लीजिए, भारत का जो पश्चिमी घाट है ना, ये बस इसी का बात कर रहा है, जो कोच्चि तक विस्तृत था। कोच्चि केरल में है, यानी कि लगभग पूरा का पूरा पश्चिमी घाट तक। और उसके बाद है अशोक के दूसरे शिलालेख में उसने इसे केरल पुत्र कहा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, केरल पुत्र। अशोक के शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। फिर चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था, और इसकी राजधानी वंजी थी। जिस प्रकार से चोल वंश का जो राज्य के चिन्ह था वो बाघ था, तो उसी प्रकार से चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वह है धनुष। फिर चेर शासकों में उदयनजेरल प्रथम राजा था। ऐसा माना जाता है कि उदयनजेरल ने महाभारत के युद्ध में सैनिकों को भोजन कराया था। तो ये उदयनजेरल के बारे में कुछ लाइन है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था उसने तो वहाँ के सैनिकों को भोजन कराया था। तो इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अब आगे देखते हैं कि उदयनजेरल नियमित रूप से जनता में भोजन वितरित करता था, यानी कि लोगों को खाना खिलाने का बड़ा शौक़ था इसको, और इसके लिए उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है और दिमाग में रखना है। उदयनजेरल, ये इसको खाना खिलाने का पूरा शौक़ था, लोगों को भोजन वितरित करवाता था, और इसीलिए एक पाकशाला यानी कि रसोई घर बनवाया था। फिर नेदुजेरल अदन एक प्रतापी शासक था। अब ये अगला शासक का बात कर रहा है। नेदुजेरल अदन एक प्रतापी शासक था जिसने 7 शासकों के समूह को हराकर अधिराज की उपाधि धारण किया। इसने मालाबार तट के अनेक शासकों को पराजित किया, और उसने अनेक यवनों को भी कैद कर लिया, किंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया। तो मालाबार तट यानी कि कहाँ पे, तो जो पश्चिमी घाट है ना, ये भारत का पश्चिमी घाट, तो केरल जो राज्य है उसी का मतलब केरल का पश्चिमी साइड, पश्चिमी घाट में भी केरल का जो बॉर्डर है साइड में वही है मालाबार तट। तो वहीं के शासकों को पराजित किया। तो ये नेदुजेरल अदन एक प्रतापी शासक था। नेदुजेरल अदन, थोड़ा सा नाम याद रखने में मुश्किल हो सकता है, तो अगर आप नेदुजेरल भी याद रखते हैं, नेदुजेराल, तो भी काफ़ी है। तो नेदुजेरल अदन एक प्रतापी शासक था, और
इसने अधिराज की उपाधि धारण किया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर नेदुजेराल अदन ने चोल शासक के विरुद्ध भी युद्ध किया था, चोल शासक के विरुद्ध। और नेदुजेराल अदन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सेनगुट्टुवन चेर शासक हुआ। और चेर शासकों में सेनगुट्टुवन सबसे प्रसिद्ध था। थोड़ा स्पेलिंग अगर आप हो सके तो देख लीजिएगा ना, थोड़ा स्पेलिंग में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार का नाम है सेनगुट्टुवन। कहीं गट्टुवन लिखा मिलेगा आपको, थोड़ा एरर मिल सकता है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो सेनगुट्टुवन चेर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो सेनगुट्टुवन जिसे लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता था। सेनगुट्टुवन ने उत्तरी दिशा में अभियान किया और गंगा को पार किया। सेनगुट्टुवन, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, कि सेनगुट्टुवन ने पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा प्रारंभ करवाई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। शॉर्ट में याद रखिए कि पत्नी पूजा, पत्नी पूजा किसने शुरू करवाया? तो सेनगुट्टुवन। तो ये था चेर वंश के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो एक बार समअप करते हैं। तो सबसे पहले अशोक का दूसरा शिलालेख में, अगर दूसरा शिलालेख याद नहीं आए तो सिर्फ याद रखिए कि अशोक का शिलालेख में इसको केरलपुत्र कहा गया है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि दूसरा शिलालेख में ही कहा गया था। और चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था, राजधानी वंजी था। शासकों में सबसे पहले उदयनजेरल का नाम आता है। इसको खाना खिलाने का पूरा शौक था, इसीलिए एक रसोई घर बनाया था, यानी कि पाकशाला। फिर आया नेदुजेराल अदन, एक प्रतापी शासक। इसने अधिराज की उपाधि धारण किया और बहुत सारे शासकों को पराजित किया था। फिर सेनगुट्टुवन, ये इसको लाल चेर या फिर भला चेर भी कहा जाता है। इसने पत्नी पूजा प्रारंभ करवाया। तो ये सब फैक्ट्स याद रखना है चेर राज्य से संबंधित। और ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी है और पूछ भी सकता है। तो हमने 3 प्रकार का संगमकालीन साम्राज्य देखा, एक पांड्य, एक चोल, एक चेर। तीनों को इस टेबल में समअप कर दिए हैं, तीनों को देख लीजिए। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै, चोल का उरेयूर या फिर पुहार, और चेर का वंजी। राज के चिन्ह का बात करें तो पांड्य का मछली, चोल का बाघ और चेर का धनुष या फिर तीर धनुष याद रखिए ना। उसके बाद पांड्य का जो बंदरगाह था, ये भी हालांकि इम्पोर्टेंट है। तो पांड्य साम्राज्य का या फिर पांड्य राज का या फिर पांड्य वंश का, जो भी बोल दीजिए, इसका जो बंदरगाह है प्रमुख यानी कि फेमस बंदरगाह, तो कोरकई बंदरगाह है, और चोल का पुहार बंदरगाह है, और चेर का तोंडी या फिर मुसिरी बंदरगाह है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस टेबल को आप पूरी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ संगमकालीन जो भी टॉपिक था, जो भी वंश था और जो भी कवियों का सम्मेलन था, वो हमने सब पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है प्रारूप्य में नए राज्यों का गठन। देखिए, प्रारूप्य में 300 से 600 ईस्वी के बीच लगभग आधा दर्जन राज्यों का उदय हुआ था। वो हुआ है, यानी कि हुआ था, अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था। तो प्रारूप्य मतलब क्या होता है? तो भारत का जो ये एरिया है ना, यही है प्रारूप्य, यानी कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, एक इस साइड, इस साइड, इस साइड, बस यही याद रखिए। बाकी ज्योग्राफी में और डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। एक साइड बंगाल की खाड़ी, एक साइड अरब सागर, है ना। तो ये है। तो अब आइए, हम लोग को आधा दर्जन राज्यों को नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो सब आपको पढ़ना है, और सीधा सीधी फैक्चुअल चीज़ पढ़ लेना है, एक आध को फैक्ट्स याद रख लेना है
और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले है वाकाटक। इसके बारे में हम लोग पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। कुछ नहीं हुआ, इतना लाइन का मतलब सिर्फ एक लाइन याद रखिए कि वाकाटक वंश का मतलब स्टार्ट हो जाता है। वाकाटक वंश, इस वंश की स्थापना होता है। और वाकाटक वंश के राजा ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे, ब्राह्मण धर्म के, और उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी करवाए थे। ये फैक्ट्स, ये लाइन आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वो करवाया था वाकाटक नरेश से, और यानी कि वाकाटक राज परिवार में इसका विवाह होता है। और उस राजघराने की सहायता से ईसा की 4वीं सदी के अंतिम चरण में शक क्षत्रपों से गुजरात और संलग्न पश्चिमी भारत के हिस्से जीत लिए थे। तो जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तब हमने देखा था कि ये एक प्रतापी शासक थे। इसने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हर वो तरीके अपनाए जिससे साम्राज्य का विस्तार हो सकता था, और इसीलिए अपनी बेटी का जो विवाह है वो करवा दिए थे वाकाटक वंश के साथ, ताकि इसका मेन टारगेट था शकों को पराजित करना, और इसीलिए ये सब कदम उठाए थे। और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं वहाँ भी। तो वही है, चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी का विवाह कराते हैं वाकाटक वंश के साथ, और इन दोनों, और ये जो कंप्लीट वाकाटक वंश है इसका राजघराने से, यानी कि वाकाटक राजघराने की सहायता से क्या करते हैं, शक क्षत्रपों को हरा देते हैं, और गुजरात और भी जितना सारा उसके संलग्न पश्चिमी भारत का हिस्सा सब था, सबको जीत लेते हैं। तो आपको याद रखना है एक ही लाइन कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक राजघराने से करवाते हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना भी है 11th JPSC में कि प्रभावती गुप्ता किस वंश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आंसर वाकाटक वंश। नेक्स्ट है चालुक्य। तो चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और चालुक्यों को उन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने अपदस्थ कर दिया, और चालुक्य ने 6वीं सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया तथा अपनी राजधानी वातापी, जो विजापुर कर्नाटक है, को बनाया। तो चालुक्यों को कौन पराजित करता है? राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। और इसने अपना राजधानी कहाँ पे बनाया? वातापी। यानी कि चालुक्य तो यहाँ पे हार जाता है राष्ट्रकूटों के साथ। उसके बाद फिर 6वीं सदी के आरंभ में दक्षिण का कोई जगह है, पश्चिमी दक्षिण में, यानी कि पश्चिमी दक्कन में, वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करता है और वातापी को अपना राजधानी बनाता है। तो सीधा सीधा याद रखना है कि चालुक्य वंश का जो राजधानी है वो वातापी है। यही फैक्ट्स आपका इम्पोर्टेंट है। फिर है इक्ष्वाकु वंश। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए कि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। बस इसका उदय हो जाता है, और इन्होंने अपने वंश का नामकरण इक्ष्वाकु किया था। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पल्लव आए, यानी कि ये कुछ नहीं हुआ, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब आता है पल्लव। तो पल्लव पढ़ते हैं इसके बारे में। तो तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ डाकू होता है, और पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु पर था। पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची में बनाई। बस यही आपका इम्पोर्टेंट है, यही लाइन। किसकी राजधानी? कांची, जो वर्तमान कांचीपुरम है वही है कांची, वहीं पे अपना राजधानी बनाया था। और कांचीपुरम 5वीं 6वीं शताब्दी में वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
नेक्स्ट है कदम। तो कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, ये आपको याद रखना है। और मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ, और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। फिर कदम्बों ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी कर्नाटक तथा कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में वैजयंती या फिर बनवासी में बनाई। ये जगह का नाम है, वैजयंती ही याद रखिए। तो यहीं पे अपना राजधानी बनाया। तो यही वाला आपको याद रखना है, मयूर शर्मन इस राज्य की स्थापना करते हैं। और उसके बाद राजधानी थोड़ा बहुत, राजधानी आपको याद रखना है जो वैजयंती था। अब है गंग। तो गंग वंश देखते हैं। तो इन्होंने 4वीं सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन स्थापित किया। किसने? तो गंग वंशों ने। फिर गंगों ने राज्य पूर्व में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के मध्य था। ये लोकेशन का बात कर दिया कि पल्लवों का जो राज्य था और पश्चिम में कदम्बों का राज्य था, उसी के बीच में गंग वंश था। अब ये कौन कहाँ पे है आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये वाला देखिए कि इन्हें पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहा जाता है। बस इसको पढ़ लीजिए, और नहीं भी पढ़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत थे और इनकी पहली राजधानी कोलार में थी, जहाँ स्थित सोने के खानों के कारण इस राजवंश का अत्यधिक उत्थान हुआ। पश्चिमी गंग राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दिया। भूमि अनुदान यानी कि भूमि दान सबसे ज़्यादा जैनों को दिया था, जैन लोगों को। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से तो नहीं है, बट क्वेश्चंस बन सकता है थोड़ा बहुत, तो आपको पढ़ लेना है ये सब। तो ये सब छोटा मोटा कुछ वंश सब है जो आपको पढ़ना है। देखते हैं, एक बार समअप करते हैं। तो वाकाटक वंश में आपको याद रखना है कि प्रभावती गुप्ता, यही इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी का शादी यहाँ इस वंश से करवाते हैं। चालुक्य वंश में आपको याद रखना है कि वातापी इसकी राजधानी था, बस यही इम्पोर्टेंट है। इक्ष्वाकु वंश से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर पल्लव वंश में आपको राजधानी कांची था। कदम में आपको याद रखना है कि स्थापना मयूर शर्मन ने किया था और राजधानी वैजयंती था। और गंग वंश, तो इसका राजधानी पढ़ लीजिए, कोलार में था। बाकी इसका ये लोकेशन है कि इसका राज्य पूर्व में पल्लव का राज्य था उसमें, और पश्चिम में कदम्बों का राज्य था। यानी कि पूर्व साइड पल्लव का राज्य, पश्चिम साइड में कदम्बों का राज्य, और इसी के बीच में था गंग वंश। तो इसीलिए इसको पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहा जाता है। उसके बाद है पल्लव चालुक्य संघर्ष, अगला टॉपिक। पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बीच संघर्ष। फिर होगा चोल साम्राज्य का एक बार फिर से उदय, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो पल्लव और चालुक्य ने कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा की। अब दोआब क्या होता है ये तो अब तक पता चल गया होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है कि दो नदियों के बीच का जगह को दोआब कहते हैं। और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी दोनों के बीच का जो जगह है वहीं पर कब्जा करने के लिए दोनों शासक आपस में लड़ गए, एक पल्लव एक चालुक्य। उसके बाद उत्तर मध्यकाल में यह दोआब विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का कारण बना। फिर ये झगड़ा और लंबा चलता गया। विजयनगर साम्राज्य जब हम लोग पढ़ेंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य था और भी था। वो लोग तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ गए थे। फिर चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से संघर्ष की जानकारी मिलती है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है
इसका युद्ध होता है हर्षवर्धन के साथ, ये भी हमने पढ़ा था। तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रस्तुति उत्कीर्ण है। यानी कि ये जो ऐहोल अभिलेख है ना, ऐहोल अभिलेख ये किनके द्वारा रचित है, यानी कि किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट भी है, रविकृति के द्वारा लिखा गया है ऐहोल अभिलेख। और किसके कवि थे, मतलब किसके दरबारी कवि थे रविकृति, तो पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम रविकृति था और इसने ऐहोल अभिलेख को लिखा था। फिर अब पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी में कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने, ये चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि चालुक्य यहाँ पे जीत रहा है। लेकिन क्या हुआ, पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा हमला विफल रहा। अब सेकेंड टाइम पे पुलकेशिन द्वितीय नहीं सका और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर 642 एडी में कब्जा कर लिया। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय सबसे पहले कृष्णा और गोदावरी का जो दोआब क्षेत्र था उसको अधिकार करने के लिए, उसको लेने के लिए पल्लवों से वो डायरेक्ट छीन लिया पल्लवों से। लेकिन बाद में क्या हुआ, सेकेंड टाइम पुलकेशिन द्वितीय फिर से हमला किया वहाँ पे और वो विफल रहा, यानी कि नहीं सका। और पल्लव शासक जो थे जिसका नाम नरसिंह वर्मन था, उसने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसने वातापी पर लगभग 642 एडी में कब्जा कर लिया। और उस समय पल्लवों से युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय शायद मारा गया होगा, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, शायद है कि मारा गया होगा। और इसी उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण किया। ये सारा लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बार आप समझिए। देखिए, एक है चालुक्य शासक, चालुक्य शासक कौन है, तो पुलकेशिन द्वितीय। और एक है पल्लव शासक, ये कौन है, तो नरसिंह वर्मन। तो सबसे पहले हुआ क्या, पुलकेशिन द्वितीय ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी का जो दोआब क्षेत्र है उसको पल्लवों से सीधा सीधे छीन लिया, डायरेक्ट छीन लेता है। यानी कि प्रथम बार में ये सक्सेस हो जाता है, लेकिन फिर से दूसरा आक्रमण होता है और उसमें पुलकेशिन द्वितीय नहीं सकता, यानी कि विफल रहता है। और इस बार क्या होता है, तो पल्लव शासक जो रहता है नरसिंह वर्मन, ये नरसिंह वर्मन इसी के पास आके, यानी कि चालुक्य का जो राजधानी है, पुलकेशिन द्वितीय का जो राजधानी है ना, जो था वातापी, यहीं पे घुस करके पुलकेशिन द्वितीय को मार देता है, पराजित कर देता है। और चूंकि वातापी अब हो जाता है नरसिंह वर्मन का, और इसीलिए ये एक उपाधि धारण करता है वातापी कौंड, यानी कि वातापी को जीतने वाला। तो ये है थोड़ा स्टोरी, यानी कि नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय के घर में घुस करके इसको मार के चल जाता है और इसके साम्राज्य पर अधिकार भी जमा लेता है और उपाधि भी धारण कर लेता है वातापी कौंड। फिर चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची पर 3 बार विजय प्राप्त किया। अब देखिए, अभी क्या हुआ, अभी पल्लव शासक जीत गया और चालुक्य शासक हार गया। तो इसका बदला लेने के लिए चालुक्य शासक अब आता है विक्रमादित्य द्वितीय। अब विक्रमादित्य द्वितीय क्या करते हैं, तो कांची पर 3 बार विजय प्राप्त करता है, यानी कि उसको 3 बार हराता है और 740 एडी में पल्लवों को भी पूरी तरीके से पराजित कर दिया। पल्लव को इस बार
विक्रमादित्य सेकंड ने पराजित कर दिया। और 757 AD में दंतीदुर्ग नामक पल्लव सामंत ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की तथा अंतिम पल्लव शासक का जो नाम था वो अपराजित पल्लव को हराया था, यानी कि दंतीदुर्ग नहीं हराया था, अलग नाम नहीं है। दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी किया था और अंतिम पल्लव शासक जो था जिसका नाम था अपराजित ये पल्लव, इसको भी पराजित किया था, इसको हराया था। तो ये है कहानी, आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये लाइन आपको याद रखना है और ये लाइन बस। और ये लाइन कि ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है, तो रविकीर्ति के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रविकीर्ति। अब एक लास्ट टॉपिक है, चोल साम्राज्य का उदय। 9वीं सदी में चोल साम्राज्य फिर से उदय होता है। देखिए, तो 9वीं सदी में दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में चोल वंश का पुनः उत्थान हुआ और चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। ये फिर से इम्पोर्टेंट है कि 9वीं सदी में जो चोल वंश का फिर से मतलब एक साम्राज्य के रूप में उभरा, इसके जो संस्थापक थे ये थे विजयालय। और अपने आरंभ में पल्लवों के सामंत था ये सबसे पहले, और उसके बाद 850 AD में इसने तंजौर पर अपना अधिकार किया और तंजौर ही अब इसका राजधानी हो गया। तो ये अभी हमने देखा था, पहले जो इससे पहले वाला चोल शासक था उसकी राजधानी उरेयूर था और यहाँ पे तंजौर। तो यही है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि सेकेंड टाइम पे चोल साम्राज्य का जो उदय होता है उसका राजधानी तंजौर और उसके पहले वाला उरेयूर। फिर 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को पराजित कर चुके थे और पांड्यों की शक्ति का हरण कर चुके थे। अब जो सबसे शासक होते हैं ना, सबसे महान और सबसे प्रतापी शासक, ये 2 शासक हैं। एक है राजाराज प्रथम और इसका बेटा राजेंद्र प्रथम, यानी कि राजेंद्र चोल भी बोला जाता है और राजाराज चोल भी बोला जाता है। तो राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी योग्य और प्रतापी भी है। तो राजाराज प्रथम ने मदुरै पर आक्रमण कर पांड्य राज्य को बंदी बना लिया और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता। ये देखिए, कंप्लीट श्रीलंका को नहीं जीत रहा है। ये जो राजाराज प्रथम है ये श्रीलंका को पूरी तरीके से नहीं जीत रहा है, सिर्फ और सिर्फ उत्तरी हिस्से को जीत रहा है, उत्तरी हिस्से को। तो ये आपको याद रखना है। अब आता है राजाराज प्रथम, नहीं, अभी राजाराज प्रथम ही है, आया नहीं है ये दूसरी बार। उसके बाद राजेंद्र प्रथम बाद में आएगा। तो राजाराज प्रथम श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीत लिया, अपने साम्राज्य में उसको मिला भी लिया। अब क्या करता है ये, तो राजाराज प्रथम की नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय भी थी। तो देखिए, जब ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर सकते हैं मतलब इसके पास नौसेना काफ़ी अच्छी होगी और इसीलिए ये अपने पराक्रम के दम पे और नौसैनिक यानी कि इसका जो भी नेवी था इतना अच्छा था, इतना पराक्रम था, इतना शक्तिशाली था कि मालदीव पर भी ये विजय प्राप्त कर लिया। इम्पोर्टेंट है दोनों। मालदीव पर भी विजय प्राप्त करने का श्रेय राजाराज प्रथम को दिया जाता है। राजाराज प्रथम की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए अब आया राजेंद्र प्रथम, यानी कि राजेंद्र चोल, इसका बेटा। और राजेंद्र प्रथम ने पांड्य को, चेर देशों को पूर्णतः परास्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि इसके पिताजी जो आधा अधूरा काम किए थे अब ये पूरी काम करेंगे। तो पांड्य को और चेर देशों को कंप्लीटली अपने साम्राज्य में मिला लिया, कंप्लीटली परास्त कर दिया। और क्या किया, तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरीके से जीत लिया। देखिए, इसके पिताजी राजाराज प्रथम श्रीलंका को ये सिर्फ उत्तरी हिस्से को जीता और इसका बेटा श्रीलंका को पूरी तरीके से जीत लिया ये। और श्रीलंका को फिर से इस कदर जीता कि अगले 50 वर्षों तक चोल नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। यानी कि पूरी तरीके से श्रीलंका
चोलों के अधीन हो चुका था। फिर राजराज प्रथम ने 1010 AD में तंजौर में एक मंदिर बनाया था, राजराजेश्वरी मंदिर। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण तंजौर में कराया गया था, किसके द्वारा? तो राजराज प्रथम के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, राजराजेश्वरी मंदिर। फिर राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। फिर चोल सेना ने गंगा को पार करके 2 स्थानीय राजाओं को परास्त किया। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र ने गंगई कोंड चोल अर्थात गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण किया। यानी कि जितना भी शासक है जिस जगह को जीत रहे हैं उसी के स्थान के नाम पर अपना उपाधि भी रख ले रहा है। तो इसने गंगा के पार आक्रमण किया और उसको जीता, तो इसीलिए एक उपाधि धारण किया, गंगई कोंड चोलपुरम। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ये उपाधि किसने धारण किया था। तो आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रथम ने। फिर क्या हुआ? तो राजेंद्र प्रथम ने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई थी। अब देखिए एक और राजधानी आपको याद रखना है, ये है गंगई कोंड चोलपुरम, यानी कि गंगा राज्य के चोल विजेता के नगर, इसी नाम पे इसने अपनी राजधानी भी बसाई। तो एग्जाम में यहाँ पे बहुत तरीके से आउट हो सकता है क्वेश्चन कि गंगई कोंड चोलपुरम ये जो था ये कौन सा वंश का राजधानी था। तो याद रखना पड़ेगा कि चोल वंश का था। किसने रखा था? तो राजेंद्र प्रथम ने रखा था। कहाँ पे है? तो कावेरी के मुहाने पर है। ये सब क्वेश्चन आउट हो सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर राजेंद्र प्रथम द्वारा 1077 AD में 72 व्यापारियों के एक समूह के दूत के रूप में चीन भेजा गया था। देख सकते हैं कि कितना प्रतापी और कितना भी मतलब कितना योगी, जो भी बोल दीजिए, एक योगी शासक थे, एक प्रतापी शासक थे। काफ़ी साम्राज्य का विस्तार भी किए हैं, काफ़ी जगहों को परास्त भी किए हैं। नौसेना इसकी कितनी मजबूत थी, है ना। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह राजेंद्र तृतीय था। और इसके बाद ये वंश स्वतः ही समाप्त हो गया, और ये वंश भी समाप्त हो गया। और आज हमारा पूरा का पूरा प्राचीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो गया। प्राचीन भारत का इतिहास हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। पहले इसको एक बार समाप्त करते हैं। तो चोल साम्राज्य के बारे में फिर से उदय होता है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? तो विजयालय, इसके संस्थापक, राजधानी तंजौर, महानतम शासक 2, एक राजाराज प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम। राजाराज प्रथम श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता, फिर इसका बेटा राजेंद्र प्रथम, इसने श्रीलंका को पूरी तरीके से जीत लिया। राजाराज प्रथम मालदीव की विजय किया, यानी कि मालदीव पर भी विजय प्राप्त किया, जिससे पता चलता है कि इसका नौसेना कितना मजबूत था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम पांड्य को भी, चेर शासकों को भी पूर्णतः परास्त किया था, इसका बेटा पूर्णतः परास्त किया था। फिर राजाराज प्रथम ने एक मंदिर बनवाया था, राजराजेश्वरी मंदिर तंजौर में स्थित है। फिर राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी के पार आक्रमण किया, उसको जीता, एक उपाधि धारण किया गंगई कोंड चोल, और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर स्थापित किया था, उसको राजधानी भी बनाया था। 72 व्यापारियों के एक समूह को दूत के रूप में चीन भेजा गया था। किसने भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम ने, और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। उसके बाद ये वंश समाप्त हो गया। तो आज हमारा प्राचीन भारत का इतिहास प्रीलिम्स के लिए, JPSC PT के लिए, यानी कि प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट होता है, जो थ्योरी वाला क्लास है। यानी कि अब हम लोग जब फिर से पढ़ेंगे तो MCQ वाला सेशन हम लेके आएंगे। अब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में जो प्रीलिम्स के लिए है, मतलब प्रीलिम्स को लेकर सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे MCQ। और कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो मेंस के लिए रहेगा क्लास। यानी कि अब हम लोग मेंस को पढ़ेंगे और आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो अब नेक्स्ट क्लास रहेगा हमारा JPSC मेंस प्राचीन भारत का इतिहास, फिर से चैप्टर नंबर 1 से,
यानी कि फिर से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस क्लास को रेगुलर देखते आ रहे हैं अभी तक, तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगा। मेंस लिखने के लिए आपको कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और वह प्रीलिम्स के क्लास में मैंने काफ़ी कुछ देने का प्रयास किया है, बट मेंस में हम लोग फिर से चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अलग नज़रिए से। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेंस आंसर राइटिंग के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।